नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी और अहम खबर के साथ। तो उत्तराखंड में बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा का सत्र शांतिपूर्ण तरीके से निपट पाया हो। एक बार फिर विधानसभा का सत्र बेहद ही शांत तरीके से चला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जनता के हितों को लेकर बेहतर चर्चा भी हुई। सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री धामी की दिल खोलकर सराहना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जनता की समस्याओं का निस्तारण कर सकूं और सदन में सवालों का जवाब दूं। देखिए, ऐसा है कि मैं जिस दिन से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि कहीं पर अगर मुझे लगा कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, प्रतिपक्ष के द्वारा अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है, उनको मैं संतुष्ट कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे ये भी बोलना चाहिए था। बाकी हमारे मंत्रियों ने भी। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र के बाद विपक्ष के उपनेता करण माहरा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सीएम के पॉजिटिव पहल और विपक्ष के दबाव में कई अहम फैसले लिए गए। तो कहूँगा कि हाउस में कांग्रेस की तैयारी अच्छी थी और कांग्रेस सरकार को घेरने में कामयाब रही और वही कारण रहा कि लाइव प्रसारण जिसकी घोषणा पीठ से गैरसैंण में हुई थी और बहुत अच्छा सदन चला था और लाइव प्रसारण था। केवल कंडोलेंस के दिन सोमवार के दिन लाइव प्रसारण रहा। उसके बाद से जितने दिन हाउस चला 27 तारीख तक उतने दिन लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया, जो अपने आप में अफसोसजनक है। और इस बात का सबूत है कि कांग्रेस ने बीजेपी के मंत्रियों को बहुत बुरी तरह घेरा और बीजेपी के मंत्रियों की तैयारी नहीं थी। रही नेता सदन की बात, एक सकारात्मक चेंज देखने को। तो अफगानिस्तान में चल रही खूनी संघर्ष के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब भारत लाया गया, जिसके बाद देहरादून में सिख प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और सीएम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का मान बढ़ा है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि उत्तराखंड सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब सुरक्षित इंडिया लाए गए और जो सिख संगत थी उनको भी सुरक्षित इंडिया लाए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद। तो हल्द्वानी में बीजेपी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके तहत वर्कशॉप का आयोजन किया गया और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चला रही है। इसमें कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है और उन्हें कोरोना की तीसरी लहर के बारे में जानकारियां दी जा रही है। पश्चिम द्वारा जो आज कार्यशाला मंडल की जा रही है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी और हमारे इस भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो एक बहुत ही बृहद सोच के कारण यह आज कार्यशाला पूरे भारतवर्ष में और इस प्रदेश में और इस जिले में आज इस मंडल में हमारे हो रही है। इसमें हमारे सभी बूथों में, हमारे इस मंडल में 132 बूथ हैं। इन बूथों में 132 बूथों में दो कार्यकर्ता। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में भाजपा के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि आज प्रदेश भाजपा के सभी मंडल स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें हम सही मायनों में दिवंगत कल्याण सिंह जी के कार्यों को याद कर सकें और उन्हें नमन कर पाएं। जो देश के बहुत ही वरिष्ठ और सैद्धांतिक रूप से बहुत ही मजबूत नेता जो आज इस नश्वर संसार को छोड़कर हमारे बीच से गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे अनेक वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित रहे। इस प्रकार का कार्यक्रम हम प्रदेश में नीचे स्तर तक लगभग 252 हमारे मंडल, ऐसे भी मंडल स्तर तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा।
देश के बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व थे, बहुत बड़े नेता थे और सही मायनों में सच्चे राम भक्त थे और सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, छूटे हुए लोगों के लिए, ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में खड़े थे, हमेशा उनके लिए लगाया और उनके जीते जी भगवान राम का भक्त राम मंदिर अयोध्या के अंदर बनना शुरू हो गया। आज हम निश्चित रूप से सभी देशवासी, प्रदेशवासी सब बहुत दुखी हैं जब कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनको पूरे प्रदेश की तरफ से सच्ची यहाँ पे श्रद्धांजलि। उधर उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने थाना प्रेम नगर क्षेत्र के डूंगा गांव में संचालित होने वाले एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है जो एंटीवायरस बेचने के नाम पर इंटरनेशनल लेवल पर विदेशी लोगों से लाखों करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। एसटीएफ की इस कार्रवाई में गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग का सरगना बिहार के पटना का रहने वाला है जो अभी गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। एसटीएफ के मुताबिक डूंगा गांव में एक मकान से संचालित किया जाने वाला कॉल सेंटर विदेशी लोगों को एंटीवायरस बेचने के नाम पर उन्हें ठग रहा था। तो देहरादून के डोईवाला में स्थित रानी पोखरी पुल टूटने के बाद भले ही मुख्यमंत्री धामी और मंत्री सतपाल महाराज की ओर से जांच के आदेश दिए गए हों, लेकिन इस पुल को लेकर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो साफ बयां करती हैं कि किस तरह से सारे नियम कानून को ताक पर रखकर पुल के नीचे से खनन सामग्री निकाली गई, जिसकी वजह से पुल कमजोर हो गया। रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 1 इंडिया का बहुत बड़ा खुलासा। रानी पोखरी पुल टूटने पर बड़ा खुलासा। रानी पोखरी पुल के नीचे चल रहा था खेल। तस्वीरों में देखें पुल टूटने का सच। देहरादून के डोईवाला में रानी पोखरी पुल टूटने के बाद भले ही मुख्यमंत्री धामी और मंत्री सतपाल महाराज की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन इस पुल को लेकर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से सारे नियम कानून ताक पर रखकर पुल के नीचे से खनन सामग्री निकाली गई। इतना ही नहीं, भारी भरकम गड्ढे भी पुल के नीचे कर दिए गए थे। दरअसल न्यूज़ 1 इंडिया के पास दिसंबर 2020 की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो रानी पोखरी पुल के टूटने के कारण को पुख्ता कर रही हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल को बचाने के लिए 34 लाख की लागत से ब्लॉक और सुरक्षा दीवार बनाई गई। इसके लिए खनन सामग्री पुल के नीचे से ही उठाई गई। ये सारा खेल पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा था। अब भले ही जांच की बात की जा रही हो, लेकिन 1 साल पहले ही ठेकेदारों ने पुल की नींव हिला डाली। ऐसे में अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। अवैध खनन की वजह से पुल कमजोर हुआ। पीडब्ल्यूडी अफसरों की मिलीभगत से हुआ अवैध खनन। नियम कानून ताक पर रखकर जमकर खनन हुआ। पुल के नीचे से खनन सामग्री उठाई गई। 1 साल पहले ही ठेकेदारों ने पुल की नींव हिला डाली थी। मरम्मत कार्य में पुल के नीचे से जमकर खनन हुआ। 100 मीटर की दूरी तक खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बड़ा सवाल, पुल के नीचे खनन की अनुमति किसने दी? 34 लाख रुपए की लागत से हुआ था पुल की मरम्मत का काम। आपको बता दें कि 27 अगस्त यानी शुक्रवार को देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर रानी पोखरी में पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था। जब पुल गिरा उस समय उसके ऊपर गाड़ियां दौड़ रही थी। जब पुल का हिस्सा टूटा तो वहां कुछ गाड़ियां फंस गईं और कुछ गाड़ियां पलट गईं। लेकिन सवाल ये है कि खनन के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। उत्तराखंड के डोईवाला से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको बारिश से हो रही तबाही की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कहर बरपा रही है। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर डॉन बॉस्को स्कूल के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें यातायात प्रभावित हुआ। वहीं भारी बारिश के बाद देहरादून की बिंदाल नदी में भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। बिंदाल पुल के पास बारिश का पानी नदी छोड़कर सड़क पर आने को आतुर दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी के लालकुआं की तस्वीर भी देखिए, जहां पर बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से कई ट्रेनों का संचालन बंद है।
उत्तराखंड में बारिश से हालात खराब हो गए हैं। कई इलाकों में संपर्क मार्ग तक कट गया है। तो हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे पर कई जगहों पर मलबा जमा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बाढ़ और आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की गई हैं। नहीं, मैं कल स्वयं भी कुछ जगह पर जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ मैं जा पाऊंगा। लेकिन हमारा ये है कि सभी जगह के जिलाधिकारियों से मैंने स्वयं दूरभाष पर बात की है और हमने कहा है कि जो ऐसे हालात में हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे राहत पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको सहायता पहुंचा सकते हैं। किसी चीज़ की जो अब कमी है, जैसे रोड बंद हो गई है तो उसको तो समय से खुलेगी, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, या जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है वहाँ के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात हो रही है। लेकिन जो खाने का सामान है, दवाइयाँ हैं या अन्य जो जरूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएं। और आइए आप देखते हैं देवभूमि की खबरें फटाफट अंदाज में। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी मूसलाधार बारिश के कारण गुलर गाजा मोटर मार्ग लगभग 12 से अधिक स्थानों पर भारी मलबा आने के कारण विगत 2 दिनों से बंद। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर रानी पोखरी के पास जखन नदी का पुल टूटने से आम लोगों को 11 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर देहरादून जाना पड़ रहा है। बात करें रोडवेज बस की तो पहले ऋषिकेश देहरादून के लिए 70 रुपए का किराया यात्रियों को चुकाना पड़ता था, जो अब 90 रुपए चुकाना पड़ता है। लालकुआं में हुई भारी बारिश के बाद रेल लाइन पर पानी भर गया है। वहीं कई जगह से मकान और दीवार गिरने से सूचना उनकी मिल रही है। काठगोदाम बैराज से भी लालकुआं दौला नदी में कई हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मसूरी में बारिश लगातार होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगह भूस्खलन होने के बाद सड़क पर आया मलबा और पत्थर आने से मार्ग बाधित हुआ है। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पर्यटन स्थल खिरसू का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने 1 हफ्ते के अंदर निर्माणाधीन होम स्टे बासा के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए। शुगर मिल डोईवाला के कर्मचारियों ने शुगर मिल परिसर में जोरदार नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। हरिद्वार जिले के लक्सर में हरिद्वार मार्ग पर पेयजल कनेक्शन के लीकेज ठीक करने पहुंचे जल संस्थान कर्मचारियों पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया और संस्थान कर्मचारियों का कहना है कि निजी कनेक्शन की मरम्मत का प्राइवेट ठेकेदार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल होने के बाद रोहन सहगल ने हरिद्वार में दर्शन पूजन किया। रोहन सहगल ने कहा कि पहाड़ से युवाओं का पलायन रोकना उनकी प्राथमिकता होगी। हरिद्वार में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। साहब सिंह सैनी ने आरोप लगाया है कि 1 महीने पहले राजनीतिक द्वेष के चलते हरिद्वार में सैनी समाज के कुछ लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। उधर रुड़की में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जल भराव की समस्या का समाधान नहीं होने तक ग्रामीणों ने धरने का ऐलान किया। हरिद्वार में वन विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई। रानीपुर रेंज के सुमन नगर क्षेत्र में अज्ञात तस्करों ने आधा दर्जन से अधिक पेड़ काट दिए। कालाढूंगी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा पदाधिकारियों ने आगामी महीने में परिवर्तन यात्रा के आयोजन को लेकर कालाढूंगी में एक निजी बैंकेट हॉल में बैठक की। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 नियमों के जमकर धज्जियां उड़ाई।